सबूत और आंकड़े देंगे गवाही। जनता करेगी फैसला और जीतेगा सच। कटघरे में खेलेगा झूठ और सच की वकालत हम करेंगे। नमस्कार, लाइव कलकत्ता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं सुर्खियां। देश के 6 राज्यों के 4 लोकसभा सीटों और विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के निकले नतीजे। एमपी में बीजेपी का कब्जा तो बंगाल में टीएमसी की जीत। बंगाल के लोग कह रहे हैं 500 के नए नोट का इंतजार, एटीएम के बाहर लाइन पर मशीन में पैसे नहीं। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची दिल्ली, कल से शुरू होगा आंदोलन, जनता के लिए उठाएंगी आवाज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देश के 6 राज्यों पर पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, असम, अरुणाचल प्रदेश व त्रिपुरा और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 4 लोकसभा सीटों और विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना मंगलवार सुबह 8 बजे से शुरू की गई। आपको बता दूं, त्रिपुरा में सीपीएम की जीत हुई है। बरजाला और खोवाई सीट पर उधर एमपी में बीजेपी आगे आई है। इस पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता विकास राजपूत के साथ। विकास, क्या कुछ ताजा जानकारी इस वक्त राजनीतिक खेमे से आ रही है? देखिए सुनी, नोटबंदी के फैसले के बाद 19 नवंबर को हुए उपचुनावों को केंद्र सरकार के लिए विपक्षी दलों ने जनमत संग्रह करार दिया था, लेकिन जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो पहले की रुझानों की तरह ही है। पश्चिम बंगाल की तमलुक सीट को टीएमसी ने अपने कब्जे में करने में कामयाब रही। वहीं इसके साथ अगर बात करें, तमलुक सीट जो थी वो लोकसभा के सांसद रह चुके तृणमूल के शुभेंदु अधिकारी की थी। हालांकि उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा में फिर से एक बार मौका दिया गया और वर्तमान में वो राज्य के परिवहन मंत्री हैं। तो हालांकि उस सीट पर चुनाव होना तो तय था, लेकिन टिकट की उम्मीदवारी की जो बात चल रही थी कि किसे टिकट दिया जाएगा, तो तृणमूल ने एक बार फिर उन्हीं के परिवार के ही उनके भाई दिवेंदु अधिकारी को टिकट दिया और दिवेंदु अधिकारी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को, ये पहली बार ऐसा मौका होगा जब किसी प्रतिद्वंदी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 5 लाख वोटों से हराया है और ये एक बड़ी जीत मानी जा रही है तृणमूल कांग्रेस की। और इसके साथ ही बात करें, जो अन्य सीटें हैं जहां पर और उपचुनाव होने वाले थे, कूच बिहार की जो सीट थी वहां पर भी कुछ ऐसा ही रुझान देखने को मिला। सुबह से जो है मतगणना जारी थी। जो बात हम कर रहे थे तमलुक की सीट की, तो तृणमूल कांग्रेस के जो प्रार्थी हैं दिवेंदु अधिकारी ने, उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी माकपा के मंदिरा पांडा को 4,97,000 वोटों से हराया है। वहीं कूच बिहार के सीट की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस के पार्थ प्रतिम रॉय जो थे वो उम्मीदवार थे, उन्होंने 4,13,231 वोटों से जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं यह आंकड़ा साफ दिख रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है नोटबंदी का विरोध कर रही हैं। 2-3 दिन पहले वो दिल्ली गई थी, वहां पर राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात की, वहां पर उन्होंने बात किया, लोगों को एकजुट किया और उसके बाद आज पुनः फिर वो दोपहर 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी। सुबह से वो जायजा ले रही थी कि क्या चुनाव परिणाम आ रहे हैं, किस तरह के फैसले होंगे, जनता किसका साथ देती है, क्या नोटबंदी पर जनता मोदी के साथ है या फिर ममता दीदी का जो विरोध है, क्या उस विरोध का समर्थन जनता करती है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं पूरे राजनीतिक माहौल में जो ये चर्चा बनी हुई थी कि क्या फैसले आने वाले हैं, सुबह जब 8 बजे मतगणना शुरू हुई उसके बाद से अब विभिन्न तरह के रुझान आ रहे थे। लेकिन हालांकि जब 10 बजे के बाद जब 12 बजे, तो एक तस्वीर जो है वो पूरी तरह से साफ हो चुकी थी कि बंगाल में जो है ममता बनर्जी की ही जीत है। और ये जीत ममता बनर्जी ने जब दमदम एयरपोर्ट पर पत्रकारों को संबोधित कर रही थी तो वहां पर भी उन्होंने कहा कि ये जीत आम जनता की जीत है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है, क्या उस फरमान को जनता कबूलेगी? भले ही केंद्र सरकार यह राग आलाप रही है कि जनता ने उन्हें स्वीकार किया है, लेकिन बंगाल की जनता ने ये एक बार फिर दिखा दिया कि बंगाल में
सिर्फ अगर किसी पार्टी का वर्तमान में परचम लहराएगा तो वो तृणमूल कांग्रेस का है। सोनी, त्रिपुरा की 2 सीटों पर सीपीएम की जीत हुई है। इस पर टीएमसी वाले और सीपीएम में क्या कुछ नज़ारा दिख रहा है और क्या कुछ हलचल सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल सोनी, जिस तरह से आप त्रिपुरा की बात कर रही हैं, देखिए कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होगी, क्योंकि तृणमूल के एक प्रखर नेता और वरिष्ठ नेता जिन्हें कहा जाता है सांसद मुकुल राय, एक अहम भूमिका निभाते हैं पोलराइजेशन के मामले में। किस तरह से वो जन समर्थन को वोट में तब्दील करते हैं, ये एक अहम कड़ी होती है। ऐसे में सांसद मुकुल राय के लिए भी यह एक चिंता भरा समय होगा कि जब त्रिपुरा में एक तरफ जहां तृणमूल जोर शोर से जुटी हुई है, एडी चोटी की मेहनत कर रही है कि त्रिपुरा में आगामी जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, वहां पे तैयारियां चल रही हैं तृणमूल की। इसके पहले मुख्यमंत्री ने वहां पर 2 जनसभाओं को संबोधित किया है, सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी किया है। इसके बाद तृणमूल की एक पूरी टीम जो है, वॉर टीम जिसे कहा जाता है, जो सिर्फ चुनाव के दौरान ही काम करती है, वो टीम अभी से ही वहां त्रिपुरा में काम कर रही है। ऐसे में 2 सीटें जीतना तृणमूल के लिए एक चुनौती साबित है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सच है कि माकपा जो है वो त्रिपुरा भी लालगढ़ माना जाता है माकपा के लिए। माकपा का एक जन समर्थन जो है वहां पे पुराना रहा है काफी, और ये जो दोनों सीटों पर चुनाव हुए वहां पर जीतना ये पहले से ही तय था कि तृणमूल वहां कुछ कर सकती है। लेकिन हालांकि तृणमूल ने वहां पे अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, और माकपा के जो दोनों उम्मीदवार थे ये पुराने नेता हैं माकपा के। नए चेहरे के रूप में लोग भले इन्हें देख रहे थे, लेकिन ये काफी पुराने नेता थे और इन्हें मौका दिया गया और इन्होंने कहीं ना कहीं ये जवाब दिया, और ये माकपा के लिए, पूरे वामफ्रंट के लिए एक बड़ी सफलता मानी जाएगी। जिस तरह से विधानसभा में बंगाल में जो हार मिली माकपा को, उसके बाद राज्य के अन्य विभिन्न राज्यों में हुए चुनाव के दौरान भी कुछ अच्छा परिणाम माकपा के लिए नहीं रहा था। वहां त्रिपुरा की 2 सीटें भी जीतना, ये कह सकते हैं कि डूबते को तिनका सहारा मिलना जिस तरह से कहा जाता है, वही साबित हुआ है। उम्मीद है, हालांकि अब तृणमूल नेताओं की बात करें तो विभिन्न प्रतिक्रियाएं उनके सांसद मुकुल राय अब से थोड़ी देर पहले ही संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जनमत का जो फैसला है वो हम स्वीकार करते हैं। बंगाल में हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है, जिस तरह से जनता ने हमें स्वीकार किया है और कहीं ना कहीं नोटबंदी पर अपना विरोध जताया है, तो ऐसे में ये जाहिर है कि बंगाल में नोटबंदी का असर नहीं दिखा, और कहीं न कहीं जनता ने वोट देकर ये एक बार फिर से तय कर दिया कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ है। त्रिपुरा में भी त्रिपुरा की जनता आगामी विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। मौका आएगा तो त्रिपुरा की जनता एक बार तृणमूल को भी यहाँ मौका देगी। सोनी, जीत का जश्न मनाया जा रहा है कहीं कहीं, और राजनीतिक खेमे में नोटबंदी का असर तो बिल्कुल भी नहीं दिखा। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोटबंदी के खिलाफ जनता के साथ मिलकर आवाज उठाएगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दिल्ली में 23 और 24, लखनऊ में 29 और 1 को बिहार में सभा को करने का ऐलान किया है। नोटबंदी के खिलाफ जनता की आवाज बनी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली की सड़क पर उतरकर प्रतिवाद रैली निकालेंगी। नव्वान में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जनता की तकलीफ के बारे में बताया, ऐसी कठिन घड़ी में मैं उनके साथ हूँ। राज्य में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 23 और 25 नवंबर तक राज्य से लेकर ब्लॉक स्तर पर प्रतिवाद रैली निकाली जाएगी। इसी तर्ज पर खुद मैं दिल्ली में 23 और 24 को सड़क पर उतरूंगी। मुख्यमंत्री आज दिल्ली पहुंचने वाली हैं। उन्होंने बताया कि एक दिन जंतर मंतर पर कार्यक्रम है, यहाँ किसी भी राजनीतिक दल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं तैयार हूँ। 29 नवंबर को मुख्यमंत्री लखनऊ और 1 व 2 दिसंबर को बिहार में सभा को संबोधित करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उसके बाद वह पंजाब भी जाएंगी। यहाँ हम आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने अपने पिछले दिनों दिल्ली दौरे के दौरान केंद्र को नोटबंदी के फैसले को वापस लेने के लिए 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया था। इस समय सीमा के बाद इस दिशा में आंदोलन कैसे तेज करना है, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। फिलहाल यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। रोटी, कपड़ा और मकान आम आदमी की बुनियादी ज़रूरतें हैं, लेकिन अपने लिए घर बनाना आम आदमी की ज़िंदगी के पूरे सपने के बराबर होता है। शाइन सिटी की शुरुआत इस संकल्प के साथ हुई थी कि हम ऐसे लोगों को आसान किस्तों पर समाज के उन मध्य वर्ग लोगों को प्लॉट उपलब्ध कराएंगे जिनके लिए अपना घर बनाना एक सपना हो। पिछले 1 साल में शाइन सिटी ने तरक्की के नए आयाम स्थापित किए हैं।
उत्तर प्रदेश के अर्बन डेवलपमेंट को इसने नया परिदृश्य उपलब्ध कराया है। हालांकि नवाबों के शहर लखनऊ में आज अनेक रियल एस्टेट कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन वो शाइन सिटी ही है जिसने अपनी क्वालिटी, कमिटमेंट और क्रिएशन से ग्राहकों का भरोसा जीता और बनी सबसे तेजी से उभरती रियल एस्टेट कंपनियों में से एक। इतना ही नहीं, पार्क फेसिंग होम्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोलकाता वासी 500 के नए नोटों का इंतजार कर रहे हैं। आज एटीएम के बाहर लोगों की थोड़ी बहुत लाइन थी, पर एटीएम में पैसे नहीं थे, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि पता नहीं 500 के नोट के दर्शन कब होंगे। नोटबंदी को लेकर लोगों की परेशानी कब खत्म होगी, ये तो बस हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही पता है। मंगलवार को 14वां दिन था नोटबंदी का। बैंकों के बाहर हल्की लाइनें तो देखी गई, पर एटीएम के बाहर लोगों की लाइन रहकर भी उन्हें कोई फायदा नहीं होता दिखा, क्योंकि एटीएम में पैसे ही नहीं थे। आपको बता दूं, बंगाल के लोग इंतजार कर रहे हैं 500 के नए नोटों की। उल्लेखनीय है कि भारत में नोटबंदी के बाद 2000 के नए नोट तो मिल रहे हैं, पर 500 के नोट से बंगाल वासी अब तक वंचित है। देश के कई राज्यों में 500 के नोट पहुंच चुके हैं, पर कोलकाता में लोग अभी इंतजार कर रहे हैं। नहीं, 1000 को नहीं मिला, 2000 मिल रहा है। नहीं है, कोई मेरे कैश नहीं है। हमका नाम है शंकर प्रसाद पाल। है कैश ही नहीं, कुछ किसी एटीएम में कैश नहीं है। 10 से ज़्यादा एटीएम घूम चुके इस एरिया में, कहीं कैश नहीं है, कहीं कैश नहीं है। मैं 10 से ज़्यादा एटीएम में घूम चुका, लेकिन अभी तक कहीं कैश नहीं निकला। एटीएम में गए थे, 2000 का ही नोट मिल रहा है या फिर 100 का मिल रहा है, 500 आई डेंट गेट। नहीं, नोट नहीं मिल रहा है। इससे आगे जाके महंगाई कम हो जाएगी, मार्केट में इन्फ्लेशन जो है, मनी का इन्फ्लेशन है, वो कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन होने की वजह से ही परचेजिंग पावर पब्लिक का बढ़ा हुआ है, इसीलिए टमाटर 50 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया किलो होता है। जैसे ही मनी का इन्फ्लेशन कम होगा, डिफ्लेशन होगा, तो टमाटर 15 रुपया, 20 रुपया किलो मिलेगा। हालांकि पहले ये खबर आई थी कि कोलकाता में ही कुछ गिने चुने व्यक्ति को 500 के नए नोट के दर्शन हुए हैं। सवाल यह है कि जब बंगाल में 500 के नोट आ चुके हैं, तो अब एटीएम में पैसा क्यों नहीं है? क्यों लोगों को लंबी लाइन लगाने के बावजूद भी पैसे नहीं मिल रहे हैं? नोटबंदी के बाद बैंकों के बाहर लोगों की कतारों में कोई कमी नजर नहीं आ रही। आज नोटबंदी का 14वां दिन है। इस बीच माइक्रो एटीएम की संख्या बढ़ाने की बात की जा रही है। क्या है माइक्रो एटीएम? आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नोटबंदी करने के फैसले की एक तरफ तारीफ हो रही है, तो दूसरी तरफ इस घोषणा के बाद से विरोध की खबरें भी लगातार आ रही है। इसके अलावा देश भर में बैंकों और एटीएम पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग घंटों लाइनों में लगने को मजबूर हैं, लेकिन उन्हें अपना ही पैसा नहीं मिल पा रहा है। इस बीच सरकार ने माइक्रो एटीएम की संख्या बढ़ाने की बात कही है। ऐसे में सवाल यह है कि माइक्रो एटीएम किस तरह से लोगों की दिक्कतों को कम करेगा। माइक्रो एटीएम असल में कार्ड स्वाइप मशीन है। शॉपिंग के दौरान आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड स्वाइप कराकर भुगतान करते होंगे। इस मशीन में भी आप कार्ड स्वाइप करके अपने बैंक खाते से पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि इस मशीन का काम साधारण स्वाइप मशीन से काफी ज्यादा है। जीपीआरएस के जरिए बैंक के सर्वर से जुड़ी रहती है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक की ओर से उनके प्रतिनिधि लोगों की सहायता के लिए अस्पताल तक पहुंच रहे हैं, ताकि मरीजों के परिजनों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। इसके बाद अब पंजाब नेशनल बैंक की ओर से उनके प्रतिनिधि अब लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं, ताकि लोगों को लंबी लाइनों में खड़ा होना ना पड़े। इसके लिए विशेष तैयारियां कर ली गई है। योजना जल्द ही शुरू होगी। शरीर के किसी भी हड्डियों में खराबी के कारण बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की जरूरत है। इससे मरीज ज्यादा दिनों तक जी सकते हैं। इसकी जानकारी कोलकाता के एक निजी अस्पताल के डॉक्टर अनुपम चक्रपाणी ने दिया। देखिए, इनके बारे में जो मुझे जानकारी थी पहले कि ये बीएमटी करवाने के लिए विलायत या यूएस में जाना पड़ता था, और उसका जो कॉस्ट था करोड़ों में होता था, जो नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए नामुमकिन था वो खर्च उठाना। लेकिन आज कलकत्ता में बैठे या बंगाल में बैठकर ये बीएमटी करवा सकते हैं आप। इनफैक्ट ऐसा कॉस्ट के अंदर में जो हर कोई मिडिल क्लास के उसके बस की बात है। तो मेरे ख्याल से ये बीएमटी जो ट्रीटमेंट चालू हुआ अपोलो में, ये बहुत हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि बंगाल में ऐसा चीज़ भी हो रहा है। बीएमटी है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जहाँ पर आपका बोन मैरो अच्छा काम नहीं कर रहा है, ऐसा बीमारी हो गया है जो हड्डी के अंदर स्टेम सेल को ख़राब कर दिया है,
तो आप वहाँ पर बोन मैरो को बदल सकते हैं, दूसरे का बोन मैरो लेके, जिससे आपका मैचिंग है। हड्डी के अंदर रहता है, हड्डी के अंदर रहता है, बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल रहता है। खर्च करीब 5 लाख से 10 लाख का खर्चा है। कोई भी ब्लड ग्रुप दे सकता है, इसमें एक HLA बोल के एक मैचिंग होता है, वो होना जरूरी है। पूरा भारत में लास्ट ईयर पिछला साल 1650 ट्रांसप्लांट हुआ। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुबह की दिनचर्या प्रारंभ करने से पहले घरों में धूप बत्ती या अगरबत्ती दिखाना काफी शुभ माना जाता है, पर अब धूप बत्ती बनाने वाले कारीगरों को काफी परेशानी हो रही है। वजह है नोटबंदी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भीनी भीनी मनमोहक खुशबुओं के हम सभी आदी हैं। ये खुशबू बाग बगीचे फूलों की होती है। इसके अलावा होती है अगरबत्ती की। विभिन्न तरह की खुशबुओं से परिपूर्ण होती है अगरबत्ती। पूजा पाठ आदि में शामिल होने वाले अगरबत्ती या धूप बत्ती की महक पर भी मोदी के नोटबंदी का असर पड़ने लगा है। भारत में अगरबत्ती बनाने का व्यापार कुछ गिने चुने राज्यों में है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, चेन्नई और बंगाल। कोलकाता के छोटे छोटे अगरबत्ती व्यापारियों को नोटबंदी का खासा भुगतान झेलना पड़ रहा है। अभी जो हो रहा है व्यवसाय में, देखिए 1000 नोट मोदी जी निकाल दिया, उसके लिए दिक्कत हो रहा है। वो दिक्कत यही हो रहा है, जो छोटा कटा दुकानदार है वो लोग को जो 2000 रुपया के लिए खुजरा के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। 1000 रुपये निकल अच्छा होता, 500 रुपये निकलने से अच्छा होता, 2000 रुपये निकल दिया है, बहुत दिक्कत हो रहा है। एक डोर माल का दाम 90 रुपया, खुजरा भी 500 रुपया लेके आता है। 500 रुपया लेना मना है, तो रुपये लेकर हम लोग करेगा क्या? माल दे नहीं सकता, खुद दर चला जाता है, और क्या यही परेशानी है। सर रिटेल काउंटर में तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्या को चेंज के लिए चेंज बराबर नहीं मिल रहा है, इसके लिए आदमी को बोलने पड़ रहा है। इसके लिए तो बिजनेस में कुछ तो डाउन है। अभी तो कोई रिटेल सेल नहीं है दुकान का, बहुत अवस्था खराब हो गया। अभी व्यवसाय में दिल्ली चल रहा है, तब 20% तो अभी काटा चल रहा है। सरकार ने जो किया वो बहुत सराहना है, मगर इसकी इम्प्लीमेंट्री थोड़ा ढंग से होना चाहिए था। बस इतनी सी कमी है सरकार के अंदर में। इसमें मिडिल क्लास के बच्चे लोग, हम लोग जो हैं वो बहुत असुविधा में पड़ गए। थोड़े से मध्यम श्रेणी लोग के लिए बहुत ही असुविधा हो रहा है। जो सरकार को ये चीज़ को बहुत नज़रअंदाज कर रहे हैं या हुआ है, उसको सुधारना बहुत आवश्यकता है। इस व्यापार में कुटीर उद्योगों का योगदान सर्वोपरि है। अगरबत्ती पूजा पाठ की सामग्री में एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग अधिकांश हर धर्म को मनाने वाला व्यक्ति करता है, पर ये अगरबत्ती बनाने वाले कर्मचारी इससे खासे प्रभावित दिख रहे हैं। देखना यह है कि इनकी मुश्किलें कब तक कम हो पाती है। कैमरामैन शेख महमूद के साथ गोपीनाथ धर की रिपोर्ट, लाइव कलकत्ता। आइए देख लेते हैं कुछ अन्य खबरें। कोलकाता के रविंद्र सरनी में रविंद्र सरनी बस्ती कमेटी की ओर से माता रानी के जागरण का आयोजन किया गया। इस विशाल जागरण में हजारों भक्तों ने शिरकत की व मां की आरती की। जागरण में कई सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए तथा विभिन्न राज्यों से आए गायकों ने अपने मधुर गीत से जागरण में ऐसा समा बांधा कि भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। नोटबंदी का आज 14वां दिन है। बैंक और एटीएम की लाइन में देश अभी खड़ा हुआ है। नोटबंदी से सबसे ज्यादा मुसीबत उनकी हो रही है जिनके घरों में शादी है। सरकार ने शादी वाले घरों से 2.5 लाख रुपए बैंक से निकालने की राहत दे दी है, लेकिन रिजर्व बैंक के नए आदेशों के बाद ये राहत कम और आफत ज्यादा लग रही है। शादी की राहत पर विरोधी भी मोदी सरकार को घेर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि नोटबंदी के बाद बेईमानों की तो खैर नहीं, मगर जो ईमानदार है उन्हें भी परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन आरबीआई की नई गाइडलाइन पर अगर आप नजर डालेंगे तो पसीने छूट जाएंगे। सरकार की तरफ से शादी के लिए 2.5 लाख रुपए निकालने की छूट देने के 4 दिन बाद अब आरबीआई ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है जिनके घर में शादी है वो 30 दिसंबर तक अपने अकाउंट से 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं, बशर्ते अपने अकाउंट में ये पैसा 8 नवंबर से पहले जमा हुए हो। वहीं पैसा तभी निकाल पाएंगे जब शादी 30 दिसंबर या उससे पहले हो। पैसा या तो दूल्हा दुल्हन या फिर उसके माता पिता में से एक व्यक्ति ही निकाल पाएगा। वर वधु पक्ष अलग अलग 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। ये स्थापित होना चाहिए कि जिन लोगों को ये पैसा दिया जाना है उनके बैंक अकाउंट नहीं है। प्रमाण के तौर पर शादी का कार्ड, शादी से जुड़े खर्चों में एडवांस पेमेंट की रसीद भी होगी। शादी के कार्ड के साथ वर वधु की पूरी जानकारी भी देनी होगी। मोटे तौर पर समझा जाए कि अगर आपने शादी के लिए कुछ पैसे जमा करके रखे हैं
और नोटबंदी के बाद ये सोचकर उन्हें अपने अकाउंट में जमा कर चुके हैं कि बैंक से नए नोट ले लेंगे तो अब वे पैसा आप नहीं निकाल सकते। यही नहीं, फूल वाले, बिजली वाले, बाजा वाले, नाई, हलवाई जैसे हर उस शख्स से आप नगद भुगतान के पहले रसीद लेनी होगी या फिर लिखवाना होगा कि आपके बैंक अकाउंट नहीं है या फिर लिखवाना होगा कि उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि आपको हर कौड़ी का हिसाब रखना होगा, वरना आपकी खैर नहीं। बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कर्जदारों की नकदी की समस्या को देखते हुए रिजर्व बैंक ने 1 करोड़ रुपए तक के होम, कार, एग्रीकल्चर एवं अन्य लोन के पेमेंट के लिए 60 दिन का ज्यादा समय दे दिया है। इस अवधि में बैंकों को ऐसे कर्जों को NPA यानी अवरुद्ध ऋण की श्रेणी में नहीं दिखाने की छूट होगी। रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह 1 नवंबर और 31 दिसंबर के बीच पेमेंट की जाने वाली किश्तों पर लागू होगा। यह छूट उन कर्जदार इकाइयों के लिए भी उपलब्ध है जो 1 करोड़ रुपए या उससे कम की कर्ज सीमा के साथ बैंक से कारोबार के रोजमर्रा खर्च किए गए लोन से रखा गया है और इसके लिए वर्किंग कैपिटल अकाउंट्स को खोला रखा है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इस छूट से बैंकों और किसी प्रकार की NBFC के खाते में 1 करोड़ रुपए या उससे कम की स्वीकृति सीमा के टर्म बिजनेस या पर्सनल लोन को भी इस छूट का फायदा होगा। ये लोन गारंटी वाले या बगैर गारंटी दोनों तरह के हो सकते हैं। इनमें होम और एग्रीकल्चर लोन भी शामिल होंगे। देखते हैं खबरें झटाझट। मध्य प्रदेश के पूर्व गवर्नर और यूपी के पूर्व CM राम नरेश यादव का मंगलवार को लखनऊ में निधन हो गया। वे 89 साल के थे। उनका लखनऊ में PGI में इलाज चल रहा था। उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। उनके निधन की खबर के बाद मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। बॉलीवुड के जूनियर अभिषेक बच्चन का कहना है कि वह हेराफेरी और धूम में काम नहीं करना चाहते। चर्चा है कि अभिषेक बच्चन हेराफेरी के तीसरे संस्करण और धूम के चौथे सीक्वल में काम करने जा रहे हैं। अभिषेक ने इस तरह की अफवाहों पर विराम लगा दिया है। स्पोर्ट्स डेस्क टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने विशाखापट्टनम टेस्ट में 164 और 81 रन की इनिंग्स के साथ कुल 248 रन बनाए। इसके साथ ही वो एक टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे भारतीय कप्तान हैं। हालांकि कुछ ही रनों से विराट पूर्व दिग्गज इंडियन क्रिकेटर सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सबूत और आंकड़े देंगे गवाही। जनता करेगी फैसला और जीतेगा सच। कटघरे में खेलेगा झूठ और सच की वकालत हम करेंगे।